नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि संविधान द्वारा अमेरिका में, चूँकि वहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ऐसे में एक निर्बल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका शक्ति जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति में निहित है। अतः ऐसे में यदि हम संवैधानिक तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो हमें एक निर्बल सी कार्यपालिका प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे कई व्यवहारिक कारण हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में कहीं ना कहीं वृद्धि के कारक के रूप में कार्य किया है। और ये इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि यह समय, परिस्थिति और आवश्यकता का परिणाम है। यह उस व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है जिसे तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने घटनाओं, समस्याओं अथवा संकट की परिस्थितियों का समुचित हल ढूंढने के लिए अपनाया। और इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को निरंतर विस्तार प्रदान किया है। राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिक स्वरूप और दलों के विकास ने उसे जनाधार प्रदान किया है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में वही एक ऐसा पदाधिकारी है जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब हम एक एक करके उन कारणों का विवेचन करेंगे जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। सबसे महत्वपूर्ण वह कानूनी दस्तावेज अर्थात संविधान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करता है और विभिन्न कार्य जैसे कार्यपालिका विभाग के अध्यक्षों से लिखित परामर्श, रिपोर्ट मांगना, संविधान की रक्षा, सार्वजनिक पदाधिकारियों को नियुक्त करना, क्षमादान की शक्ति, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करना, दूसरे देशों के साथ संधियां करना, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाना, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का प्रयोग करना आदि की शक्तियों को जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति कहीं ना कहीं संविधान से प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है मूलतः उनकी शक्तियों का जो स्रोत है वह संविधान है। दूसरा कारण जो हम गिन सकते हैं वह है न्यायिक व्याख्याएं। न्यायिक व्याख्याएं वहाँ अत्यंत प्रभावी एवं महत्वपूर्ण हो जाती हैं जहाँ संविधान शांत है अथवा उसके शब्द अस्पष्ट हैं। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिकी जो संविधान है वह लिखित है परंतु काफ़ी संक्षिप्त है। ऐसे में निश्चित तौर पर न्यायिक व्याख्याएं वहाँ के संविधान में वहाँ की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। न्यायालय ने समय समय पर अपनी व्याख्याओं द्वारा जो राष्ट्रीय सरकार है उसकी शक्तियों में वृद्धि की है। ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जिनमें संविधान की जो व्याख्याएं की गई हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रही हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1926 में मायर्स बनाम संयुक्त राज्य के मुकदमे में सार्वजनिक पदाधिकारियों को पद से हटाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसका समर्थन किया, जबकि संविधान सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनके पद से हटाए जाने के संबंध में बिल्कुल मौन है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने रैथलन बनाम संयुक्त राज्य के मुकदमे में भी राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अब बिना किसी कारण किसी पदाधिकारी को नहीं हटा सकता। अतः ऐसे में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो न्यायिक व्याख्याएं हैं वह राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित अथवा विस्तृत करने में अत्यंत कारगर साबित हुई हैं। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा निर्मित जो कानून हैं वे राष्ट्रपति को समय समय पर विवेकाधिकार की व्यापक शक्तियां प्रदान करते रहे हैं। जैसे 1941 में उधार पट्टे के अधिनियम द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री भेजने का विवेकाधिकार दिया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस जो वहाँ की व्यवस्थापिका है उसके द्वारा निर्मित जो कानून हैं वो भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने हेतु कारगर रहे हैं।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो गिना जा सकता है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का, वह है राष्ट्रीय संकट। राष्ट्रीय संकटों ने राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकट में राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथ में होता है, अतः संकट का सामना करने के लिए कांग्रेस राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान कर देती है। गृह युद्ध के समय चाहे राष्ट्रपति लिंकन रहे हों या आर्थिक मंदी और द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने जिन शक्तियों का प्रयोग किया वे किसी भी अधिनायक से कम नहीं थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संकट वे अवसर होते हैं जब एक राष्ट्र को नेतृत्व की आवश्यकता होती है और ऐसे में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जो बढ़ाने में राष्ट्रीय संकट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो परंपराएं हैं उन्होंने भी राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार दिया है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दलों के विकास ने राष्ट्रपति की स्थिति को अत्यंत सुदृढ़ किया है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति दल और राष्ट्र दोनों के ही नेता के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही राज्य के स्वरूप में जो बदलाव आया है, अर्थात कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसने कहीं ना कहीं राज्य के कार्यक्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की है। तो ऐसे में जो राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है, जितनी मात्रा में कार्यपालिका उतनी ही मात्रा में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनमें वृद्धि हुई है। सार्वजनिक कल्याण एक ऐसी मांग है जो राष्ट्रपति को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को नियमित एवं नियंत्रित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर जिन लोगों ने या जिन व्यक्तित्वों ने कार्य किया है उनके व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को न केवल अमेरिका का वरन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी बना दिया। यदि आप अमेरिका का संवैधानिक इतिहास देखें और वहाँ के राष्ट्रपतियों को देखें जिनमें हम वॉशिंगटन, लिंकन, रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका व्यक्तित्व स्वयं में ही एक शक्ति था और कांग्रेस दल और राष्ट्र के पास उनका विरोध करने का साहस तक नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्र उस समय विकल्पहीनता की स्थिति में था क्योंकि इनके व्यक्तित्व ही इतने प्रभावी थे। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले राष्ट्रपतियों ने परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी शक्तियों का विस्तार किया। इस संबंध में वुड्रो विल्सन ने कहा है, राष्ट्रपति उतना ही महान बन सकता है जितनी उसमें क्षमता है। अतः उपयुक्त विवेचन के बाद यदि हम देखें कि जिस प्रकार की संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की कल्पना की गई है और व्यवहारिक तौर पर आज हम जो राष्ट्रपति अमेरिकी देखते हैं उनमें निश्चित तौर पर काफ़ी अंतर है और अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं निश्चित तौर पर वे समय के साथ काफ़ी हद तक विस्तृत हुई हैं एवं व्यापक हुई हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।